हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक पढ़ रहा हूँ और इसके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जो शुरू करना है इसमें है इंडियन दाता बने। तो इसमें जब बताया है कि जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं तो उसे 4 महीनों के लिए उनका जो मकान था उसे $2500 किराए पर दे देते हैं। बाकी के 8 महीने में इनका किराया केवल $1000 होता है। कहता है कि इनका पैसा लगभग 3 साल में वापस आ गया था और ये अब इस संपत्ति का मालिक हैं जो हर महीने इनकी आमदनी बढ़ाती रहती। कहता है वही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्रायः इनका ब्रोकर इन्हें सलाह देता था कि किस कंपनी का स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे कि उसके शेयर में तेज़ी आ जाएगी। जैसे कोई नया सामान बाज़ार में आने वाली है। ये अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखते हैं और जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं तो ये अपनी मूल धनराशि को निकाल लेते हैं और बाज़ार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मूल रकम वापस आ चुकी हैं और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार हैं। इस तरह इनका पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और एक ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं जो एक तरह से इन्हें मुफ्त में मिलती है। यह सच है कि इन्होंने कई मौक़ों पर पैसा खोया भी है, परंतु ये उतने ही पैसों का खेल खेलते हैं जितने का नुकसान ये सहन कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि ये कहेंगे कि औसत 10 निवेशों पर इन्हें 2 या 3 में बहुत फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ और हानि नहीं होती और ये 2 या 3 में घाटा भी खाते हैं, परंतु ये अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेते हैं जो इनके पास उस समय होते हैं। कहता है कि जो लोग जोखिम से नफ़रत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकाल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती हैं, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज़्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा बिरले ही होता। तो इनके हर निवेश पर एक न एक चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम भी सीमित होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि ये इसमें नहीं जाना चाहेंगे। तो मैकडोनाल्ड के मशहूर रे क्रोक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ मिलने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है और यही फाइनेंशियल समझदारी है। संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती हैं। कहता है केंद्रित करने की शक्ति। तो इनके एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था। उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया है। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्त के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नकद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने इनसे सलाह मांगी, आप क्या सोचते हैं कि मुझे
जिन्होंने कहा कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं। इसके जवाब में इन्होंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे को कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उनके दिमाग की बत्तियां जल गई और वह तुरंत घर की तरफ चल पड़े। 2 महीने बाद उन्हें वह दोस्त फिर मिला। तो क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? उन्होंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार खरीदने के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। तो इन्होंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। इन्होंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की भी शर्त भी रखी। शर्त क्या है? इन्होंने पूछा। पहले तो इन्होंने आपके माने जो व्यक्ति थे उन्होंने इनके कैश फ्लो का सहारा लिया और इन्होंने उस व्यक्ति ने इसे खेलते हुए पैसे से समझदारी से इस्तेमाल कर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि $3000 उसके हैं, परंतु वह उनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह उनसे स्टॉक खरीदे और बेचे, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है और एक बार वह इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वह अपना कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। इन्होंने पूछा, और इसके परिणाम क्या निकले? वह शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वह $2000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने इनके द्वारा खरीदी सारी पुस्तकें पढ़ डाली। वह और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नज़र रखता है और MTV के बजाय CNBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे इसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है? इन्होंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि वह अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए ये सर्वश्रेष्ठ $3000 थे। जो वह सीख रहा है वह ज़िंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। तो इन्हें लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले खुद को सबसे पहले भुगतान करें वाले खंड में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आत्म-अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश न करें। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नज़र आती है, परंतु इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिक सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी आकर्षण और प्रलोभनों के कारण
आज की खरीदारी की दुनिया में यह ज़्यादा आकर्षण हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए। कमज़ोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यही गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। इन्होंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ा का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा और वास्तव में तो कई तो ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसीआर या छुट्टियां मनाने के लिए नकद पैसा दिया होगा। 16 ने उस $16,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार से यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ और किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसे जुटा सकूँ। आजकल प्रायः हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। यह तो एक ऐसी बुरी आदत है जो हम में इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में है। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितना जल्दी आप खुद को अपने प्रियजनों को पैसे के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। यह आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे और यही आर्थिक समझदारी है। नायकों की ज़रूरत, मिथक की ताकत। जब ये छोटे थे तब ये बिल्ली मिंच, हैंक आयरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चों के रूप में मैं उनकी तरफ होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनके बैटिंग के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 और 10 साल की उम्र में मैं जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के लिए सबसे सशक्त तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं, हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चे को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं।
आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है। इसीलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालती कार्रवाई से ज़्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देना होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से संजोए थे और वे जिनकी पूजा करते थे। अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैकबसन, फ्रेंड कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनकी शॉट्स की नकल करता हूँ, उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायकों में डोनाल्ड ट्रंप, वारन बुफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रोजर्स भी हैं। बड़े हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह की अपने बचपन में बेसबॉल हीरो के आंकड़े जानता था। ये अनुसरण करते हैं जब वारन बुफे निवेश करते हैं और बाज़ार के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पीटर लिंच की पुस्तक भी इसलिए पढ़ते हैं ताकि स्टॉक चुनने की उनकी तकनीक को समझ सकें, और ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसलिए पढ़ते हैं ताकि यह जान सकें कि वे किस तरह सौदे करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय ये खुद की भूमिका में नहीं थे, उसी तरह जब ये बाज़ार में उतरते हैं या कोई सौदा करते हैं तो ये अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करते हैं, या जब किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हैं तो इसे उस तरह देखते हैं जैसे पीटर लिंच यह काम कर रहे हों। आदर्श नायक होने से हम अपनी कच्ची प्रतिभा के बृहत स्रोत का दोहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से भी ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आदर्श नायकों की तलाश करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। 10वां है कि सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ति। कहता है इनके दोनों डैडी शिक्षक थे और इनके अमीर डैडी ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया जो इनके साथ ज़िंदगी भर चल रहा है, और वह सबक या परोपकार करना या देना था। इनके पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा कि ये बता चुके हैं, वे सामान्यतः कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब इनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। इनके अमीर डैडी ने पैसा भी दिया, शिक्षा भी, और वे देने के सिद्धांत में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की ज़रूरत है। वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च और अपनी पसंदीदा धर्मार्थ संस्था को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूं तो वह विचार यही होगा कि जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें, बाद में वह बाल्टियों में भर कर आपके पास लौट आएगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती के बारे में सही है कि कहता है कि अगर जब भी आपको किसी चीज़ या की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें, बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगा। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु इन्होंने ऐसा किया है और इससे फ़ायदा भी उठाया है। ये विश्वास करते हैं कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है, इसीलिए ये वही चीज़ देते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसा देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और व्यक्ति को कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ, मेरी बिक्री बढ़ जाती है।
मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूं और मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूं। जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए। इनके अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। और इन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है। इनके जीवन में, इनके तमाम वर्षों में जब भी इन्होंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की है तो इन्होंने पहले तो अपने दिल को टटोला कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसला किया। और जब इन्होंने दिया है तो यह हमेशा इनके पास वापस लौटा है। यह उन्हें उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंडी रात में लकड़ियाँ लेकर बैठा है और पास में धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियाँ अंदर डालूँगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की ज़रूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दें और वह कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। बहुधा केवल यही सोचने की प्रक्रिया से मैं क्या चाहता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ, मेरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है। जब भी मैं देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूँ। जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि सीखने वालों की जितनी गंभीरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतनी ही ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा था। जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्मावलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। तो इनके डैडी ने शिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। इनके अमीर डैडी ने युवा लोगों को बिजनेस करने का तरीका सिखाया। वे पीछे पलटकर देखते हैं कि यह सीखने वालों को अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो इनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप वहां खुद पर अपने दम पर पहुंच सकते हैं, परंतु उन ताकतों की मदद से वहां पहुंचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार होगी। ओके, थैंक्स।